Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. सीनियर सहाफ़ी सुहेल वराइज साहब ने दूसरे कॉलम के बाद तीसरा कॉलम भी लिख डाला। इसके साथ मिस सलीमा खान के बच्चों में शाहरेज के बाद शहरियार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और मूविंग ऑन, पाकिस्तानी सिंगर्स की बात करते हैं तो ड्यूरिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तानी सिंगर्स का नशे में रहकर परफॉर्म करने का रुझान कुछ बढ़ता चला जा रहा है। इस पे क्या हकीकत है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन मारिया बी की बात करते हैं तो उन्होंने कोई एलजीबीटीक्यू पार्टी के हवाले से कुछ बातें की थी, जिस पर उन्हें कॉल अप नोटिस मिल गया है एफआईए साइबर क्राइम की जानिब से। और हम वजीर आला पंजाब की एक्टिविटीज़ को भी डिस्कस करेंगे, जो कि इस वक्त जापान में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मिस्टर सुहेल वराइच ने जो अपने पहले कॉलम्स लिखे, उसके बाद तो देखा है कि पूरे पाकिस्तान में क्या एक हम कह सकते हैं कि एक लहर दौर पड़ी, जिस पे डीजीआईएसपीआर का एक रिस्पांस भी आया। लेकिन अब आई गेस ये एक और इनका एक कॉलम आया है जो कि उनकी तरफ से एक रिस्पांस है। क्या है, प्लीज़ बताइए? अच्छा, ये कॉलम भी कह सकते हैं इसको, लेकिन ये जंग अखबार में नहीं छपा, ना जियो की वेबसाइट पे ये छपा है। ठीक। ये सुहेल वड़ाई साहब ने अपने जो पर्सनल उनका पेज है उस पे ये अपलोड किया है। और ये इसके बाकायदा प्रिंट निकाल के भी अपलोड किया गया है, कंपोज़्ड एक कॉलम की शक्ल में, एक ट्वीट की शक्ल में। और इसका जो मुसवदा होता है जिसको आप राइट। इसका टेक्स्ट कहते हैं, जी, जी। वो भी उसके ऊपर उन्होंने दिया है। तो ज़बरदस्त। आप इसको तीसरा कॉलम कह सकती हैं, ठीक। कह सकती हैं। लेकिन ये जंग और जियो में नहीं छपा। लेकिन उन्होंने पर्सनली एग्ज़ैक्टली। हाँ जी। अब पहले बजाए इसके कि ना मैं इस पे कोई बात करूँ या तबसरा करूँ, इसको जो सुहेल वड़ाई साहब ने कहा है एज़ इट इज़ वो मैं पढ़ देता हूँ। उसके बिल्कुल। बाद हम इस पे बात भी कर लेते हैं। ठीक। ठीक है जी। अच्छा, इसका उन्वान है बड़ी सियासत और अदना सहाफ़ती कारकुन। ये सुहेल वड़ाई साहब लिखते हैं। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ओवरसीज़ के सबसे बड़े और होनहार रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी साहब ने फरमाया, सुहेल वड़ाइच इज़ डिस्ट्रॉयड। सुहेल वड़ाइच तबाह हो गया। मेरे खिलाफ पीटीए ट्रोलर्स और डॉलर कमाने वाले वीलॉगर्स की जानब से टाउट, फौज का एजेंट, जी। बाथरूम धोने वाला कहकर चलाई जाने वाली मुहिम का मैंने बतौर सहाफ़ती रवायत 5 दिन तक जवाब नहीं दिया, और ना ही मेरी 40 साला सहाफ़ती तारीख को मसख करने वालों को जवाब दूंगा। ज़ाती इल्ज़ामात के हवाले से किसी तबसरे और जवाब की ज़रूरत नहीं। आने वाला वक्त और लिखी जाने वाली तारीख हर मामले को वाज़े कर देगी। मैंने ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े तू तुकार से हमेशा इज्तनाम किया है, और अब भी बहुत सोचने समझने के बाद मेरी यही राय कायम है। सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं, जनाब अहमद शरीफ चौधरी साहब, डीजीआईएसपीआर साहब को जी, मुखातब प्लीज़। कर रहे हैं। जनाब अहमद शरीफ चौधरी का मेरे दिल में ज़ाती एहतराम है। ज़ाती मुलाकातों में वो बहुत खुशगवार हैं, मगर उन्होंने जिन बातों की तरदीद की, इनका ज़िक्र मज़कूरा कॉलम्स में था ही नहीं। ये वो कहते हैं, शायद उन्होंने गलतफ़हमी की बुनियाद पर बात की कि इस कॉलम में मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा हो सकता है। अगर इस हवाले से कोई सवाल अब भी मौजूद है, तो मैं इसकी वज़ाहत के लिए हमेशा हाज़िर हूँ। उन्होंने मुस्तनद तौर पर फरमाया कि फ़ील्ड मार्शल ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। ये बात अब उन्होंने खुद वो कर रहे हैं राइट। कि ब्रसेल्स में दौरा यूरोप के दौरान फ़ील्ड मार्शल ने कोई कोई इंटरव्यू नहीं इंटरव्यू दिया। नहीं दिया, और ना ही सुहेल वड़ाइच ने उनका इंटरव्यू किया, और ना ही वो क्लेम कर रहे हैं इस चीज़ का। वो कहते हैं मेरे पूरे कॉलम को दोबारा पढ़ लें। अच्छा, मैं यहाँ पे रुक के एक बात आपको ऐड करता हूँ। बाज़ औक़ात क्या होता है, इस बात से मुझे एक चीज़ याद आ गई। मैं बहुत सारी नहीं, तमाम मूवीज़, जो मूवीज़ देखने वाले हज़रात हैं, एक मूवी को पहली दफ़ा देखें, तो उसका नतीजा कुछ और होता है। 2 दफ़ा देखें, तो उस रिज़ल्ट में, उस ओपिनियन में, उस राय चेंज में आता है। चेंज आ जाएगा। 3 दफ़ा देखेंगे तो तीसरी दफ़ा आप वो पहले दोनों दफ़ा की निस्बत कुछ नई चीज़ निकाल लेंगे। तो यहाँ जो है ना, मुझे वो याद आ गया, एक मूवी को बार-बार देखें, तो उसका नतीजा बदलता चला जाता है, असल मीनिंग आपको। बदलता हाँ चला जी, जाता है। अच्छा, बिल्कुल। वो कहते हैं कि इस कॉलम को दोबारा पढ़ लें, मेरे दोनों कॉलम्स को। इसमें कहीं लफ्ज़ इंटरव्यू इस्तेमाल ही नहीं हुआ। वो कहते हैं कि मेरा कॉलम का उन्वान ही पहली मुलाकात है, ना कुछ इससे ज़्यादा, ना इससे कम। मैंने कहीं नहीं लिखा ये वन टू वन मुलाकात थी, जिस तकरीब में 800 हाज़रीन मौजूद थे, ना तो वहाँ और ना ही चंद लोगों के सामने खाने पर होने वाली
गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड थी। 9 मई इमरान खान और माफी के हवाले से वहां कोई बात नहीं हुई, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये उन्होंने एतराफ किया है सुहेल बड़ाई साहब ने। बराह करम इस कॉलम को दोबारा पढ़ लें। इसमें सिरे से 9 मई इमरान खान और इनकी माफी का कोई जिक्र नहीं है। मैंने सिर्फ एक फिक्रा लिखा कि सियासी मसालत के हवाले से उन्होंने कुरान की आयात और इनका तर्जमा पेश किया। अब लोगों और ट्रोलर्स ने इससे क्या तासुर लिया वो उनकी मर्जी है। गोया जिन पॉइंट्स की इतने बड़े पैमाने पर तरदीद की गई, इनका तो जिक्र फसाने में कहीं था ही नहीं। उन्होंने इसको जी, फसाना भी कह दिया। ठीक, ठीक। अपने उस पूरे कॉलम्स को, कॉलम्स ठीक, उस रिपोर्टिंग को फसाना कह दिया। उन्होंने फसाना कहा है। वो कहते हैं कि फसाने में तो उनका जिक्र ही कहीं नहीं है। वो कहते हैं कि किसी के अपने ज़हन में हो तो वो इसकी मर्जी पर मुनहसर है। सुहेल बड़ाई साहब कहते हैं, बतौर अदना तरीन सहाफती कारकुन मेरी राय में सहाफत और सियासत दोनों जमहूरियत की औलाद भी हैं और पड़ोसी भी हैं, ठीक, मगर दोनों घरों के दरमियान कोई घूमने वाला दरवाजा नहीं, ठोस दीवार है। इस मुकद्दस दीवार को फलांगने बगैर अबूर नहीं किया जा सकता, फलांगे बगैर अबूर नहीं किया जा सकता। बदकिस्मती से सियासी कारकुनों ने सहाफत की दीवार फलांग कर इसके सेहन को रास्ता बना लिया। और वो कहते हैं कि उस्ताजी नुसरत जावेद के बकौल जात का रिपोर्टर हूं, इसलिए मेरी हदूद सहाफियाना है। जो सुना और जो देखा इसको लिख दिया। फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात का अहवाल लिखने पर तहरीक इंसाफ के नजरियाती लीडर और मेरे दरीना मेहरबान शबाज गिल, ये वो झूठे जाट कर जिक्र करें, और मुल्क के जानबाज हीरो फैसल वोडा, पामिस्ट जी, पामिस्ट साहब का भी जिक्र आ गया। पामिस्ट, ये उन्होंने नहीं लिखा, पामिस्ट मैं खुद समझता हूं उनको। दोनों वापस उसी एक सफ़े पर आ गए जब कभी दोनों में मोहब्बत इमरान मुश्तरक हुआ करती। दोनों मेरे कॉलम को मुस्तरद करते रहे। इनकलाबी हमाद अजहर, नूनी मतवाले और जियाले सभी मुझे खुशामदी और जंग जियो को गैर जिम्मेदार करार दे रहे हैं। मैं इकरार करता हूं कि इन सब मेहरबानों के इल्जामात 100% सच्चे हैं। मैं पुराना आदि मुजरम हूं। इन सब का मेरे खिलाफ इकट्ठ मेरी स्याकारी और इनकी नेकोकारी को साबित करता है। फेल बड़ाइच कहते हैं, मैं एक अदना और आजिज कलमकार हूं, जबकि मेरे नकाद ओहदे, रुतबे और अजमत में मुझसे कहीं बुलंदतर हैं। वो कहते हैं, मैं इकरार करता हूं कि मेरे गुनाहों की इब्तदा आज नहीं हुई। अब जबकि मैं मातूब, खुशामदी, गद्दार, टाउट और गैर जिम्मेदार ठहर ही गया हूं, तो बाकी जुराइम का एतराफ भी कर लूं ताकि सजा इकट्ठी मिल जाए। ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात वाला कॉलम मेरा पहला जुर्म नहीं है। इस आजज ने 1980 की दहाई के आखिरी बरसों में जनरल जियाउल हक की मोहम्मद खान जुनेजो के खिलाफ चार्जशीट उन्हीं की मुंह जुबानी शाया की थी। शेखुपुरा के मदरसे में होने वाली इस तकरीर में लाहौर के बहुत से सीनियर सहाफी मौजूद थे। उन्होंने मसलहतन वो फिक्रे रिपोर्ट नहीं किए जो 1985 की असम्बली के खिलाफ थे, मगर मुझसे सरजद हो गए। वो कहते मैं आदि मुजरम, मैंने 80s में भी ये किया। राइट, वो कहते मुझे इस पर भी सजा मिलनी चाहिए। जियाउल हक ने बतौर लेक्चरार तौसा ट्रांसफर किया, इसकी कहानी अलग है। नवाज शरीफ जिला वतन हुए तो इनका नाम तक शाया करने पर पाबंदी थी। जैसे आजकल अडयाला वाले साहब का नाम, उनका नाम बानी रख दिया है। वो बानी नहीं है, वो तो मानी है। मानी को बानी कही जाते हैं। इमरान खान का निकनेम मानी है, मानी कह दो यार उसको, बानी। अच्छा, वो कहते हैं कि उस वक्त नवाज शरीफ मानी हुआ करता था, बानी सॉरी हुआ करता, उसके पाबंदी थी। अच्छा, वो कहते हैं कि उनका इंटरव्यू और हालात रोजनामा जंग के मैगजीन में शाया हो, अच्छा नहीं, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ का नाम शाया करने पे पाबंदी थी। ये स्याकार वो पहला साफी है, वो खुद को कह रहे हैं, जिसने जद्दा जाकर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। इनका इंटरव्यू और हालात रोजनामा जंग के मैगजीन में शाया हुए तो जनरल मुशर्रफ ने खासा बुरा माना और वाकई ये खुशामद थी, इसकी सजा भी दी। जनरल मुशर्रफ बरसर इख्तिदार थे तो मेरी नवाज शरीफ की कहानी उनकी जुबानी के नाम से किताब गद्दार कौन शाया हुई। जनरल मुशर्रफ ने इसके खिलाफ डेली टाइम में इंटरव्यू दिया, मगर जब जनरल मुशर्रफ इख्तिदार से रुखसत हुए तो लंदन जाकर उनका पहला इंटरव्यू भी इसी खादम ने।
सोहेल बड़ाच कहते हैं, याद रहे कि जब नवाज शरीफ और जनरल मुशर्रफ से मैंने ये इंटरव्यूज किए, इस वक्त दोनों जंग और जियो से नाराज थे, फिर भी ये इंटरव्यूज शाया और नशर हुए। जनरल बाजवा मुलाकातों के बहुत शौकीन थे। बाजवा साहब ने सोहेल साहब लाए ने, वो कहते हैं कि सहाफ़ी तो उन्हें कई मिले होंगे, मगर बाजवा डॉक्ट्राइन लिखने का पहला गुनाह मुझसे ही सरजद हुआ। पहले रोज़ जनरल बाजवा इस तहरीर से खुश हुए, मगर एक हफ्ते बाद इस कदर नाराज़ हुए कि वो दिन और आज का दिन कभी मुलाकात तक नहीं हुई। बाजवा साहब ने नाराज़ हो गए। नवाज़ शरीफ के दौरे निस्फ़ुल नहार पर लिखा तो नून लीग नाराज़ हो गई और झूठा करार दे दिया। इमरान खान की हुकूमत के बारे में लिखा, ये कंपनी नहीं चलेगी, तो इंसाफी नाराज हो गए। वाकई साजिश के गुनाह बेशुमार हैं। डॉक्टर कदीर खान का फुटपाथ पर बैठकर आखिरी इंटरव्यू भी मैंने किया था, जिसकी सजा अब वाजिब है। बाकी रही ब्रसल्स की मुलाकात, अब वो वहां आए हैं। यूरोप वाली मुलाकात में इस हवाले से कुरानी आयात, माफी, फरिश्ते और शैतान की गुफ्तगू, ये फील्ड मार्शल की तकरीर का एक टुकड़ा था। इसकी जो मर्जी तावील घड़ लें। फेलबड़ाइच कहते हैं, ये आपकी मर्जी है, मेरी जाती ख्वाहिश मसालत और मुल्की इस्तेहकाम की है। हालांकि मुझे 2.5 साल से जो भी मालूमात हासिल हैं, इसके मुताबिक मफाहमत, माफी और किसी मुआहदे की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत बड़ी खबर भी दे रहे हैं साथ ही साथ उन्होंने वो, हिंट दे दी है, अपनी इस तहरीर में ये खबर दे रहे हैं सुहेल बड़ाइच। वो सब कहते हैं कि कोई माफी नहीं, कोई मफाहमत नहीं, मार्जिन कोई नहीं है। मसालत नहीं, कोई रिहाई नहीं। हाँ जी, अच्छा, अब जो है वो आगे कहते हैं कि मुआहदे की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन क्या कोई गुनाहगार अपनी ख्वाहिश का इजहार भी नहीं कर सकता? कहते हैं अगर मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा हो जाए, तो उसके इजहार की भी मुझे इजाजत, ये सवाल है उनका। वो कहते हैं कि इसलिए मनफी सोच और मनफी हथगंडों से कुछ मुस्बत बरामद नहीं हो सकता। ये उनकी सजेशन आ गई। फर्ज करें अगर किसी को मेरी बात से इख्तलाफ है, तो क्या मुझे कहने का इख्तियार भी नहीं? क्या यह फाशिस्ट रवैया नहीं कि दूसरों को इल्जामात और धमकियों से दबाया जाए? दरअसल वोडा, हमाद अजहर और चंद यूट्यूबर किसी सियासी या सहाफती नर्सरी से ना पले हैं और ना ही सियासी और सहाफती असूलों के कायल हैं, ना ही उनको सहाफत की अलिबे आती है। इससे तो मैं इत्तफाक करता हूं। ये सब माजी के अस्करी फैज स्कूल के तालब इलम है, जनरल फैज अमीर, उनकी बात कर रहे हैं, मुकैयद फैज की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये उस स्कूल में पढ़े हुए हैं सारे, और शायद वही दौर वापस लाना चाहते हैं। मेरे कालम पर नाक भवें चढ़ाने वाले अपना अपना मकसद और मफाद हासिल करने के लिए मनमानी तावीलें और मसनूई तशरीह करते रहे। जूजू वक्त आगे बढ़ेगा, हर एक की असलियत खुलती जाएगी। तारीख ही वो वाहिद जरिया है जो झूठे दावों, जाली सच्चाइयों, नाम निहाद इल्जामात को उरियां करती है। तारीख का फैसला सहाफत ही के हक में हो। इसका लुबे लुबाब ये है, सुहेल वड़ाइच के इस तहरीर से जो मैंने अखज़ किया है वो ये है कि सहाफ़त, लफ्ज़ सहाफ़त के आगे कभी थी नहीं लगा, सहाफ़त के आगे हमेशा है लगा। 1947 से सहाफ़त है। इन्होंने हिंट भी दे दी है। जो स्टेटमेंट रिवॉल्व हो रही थी पूरे पाकिस्तान में, रिहाई या मफ़ाहमत या कोई इस तरह के मार्जिन के हवाले से, कि उसमें भी कोई ज़ीरो चांस है। वो तो खबर है बहुत बड़ी, बहुत बड़ी इस खबर है। तहरीर में, जिस पे ज़ाहिर है कि नहीं बहुत सारे लोगों की नज़र गई। ये एक तो खबर दे दी उन्होंने इसमें कि वो बड़े अरसे से जो वो उनकी रिसर्च है और जो उनकी एक ऑब्जर्वेशन है और जो उनकी तहकीक है, वो मालूमात। ये कहती है कि वो तो चक्कर ही कोई नहीं, लेकिन एक मेरी ख्वाहिश तो हो सकती है ना कि चलो इस तरह हो जाए। एक मेरी तो ख्वाहिश हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं कि वो ऑफ द रिकॉर्ड नहीं थी। अब हो यहाँ पे ये हो रहा है कि सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि ये इसको तनाज़े की शक्ल जो है ना वो देना सरासर ज़्यादती है। ये कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि दुनिया को तमाशा दिखाया जाए। आज ये जो कॉलम्स हैं, आज ये जो तहरीरें हैं, ये इनकी बाउंड्री पाकिस्तान की सरहदें नहीं है। इनकी रीच पूरी दुनिया है। राइट। हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए और इस इशू को इतने में सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था कि
एक चोरी सुहेल बड़ाइच जो है उनके फ़ोन पे फ़ोन जाना चाहिए था उन्हें और उन्हें पूछना चाहिए था कि आपने ये किया, वहाँ ये नहीं था और इसको ख़त्म कर देना चाहिए था। मेरी एक एक तरफ तो ये राय है। दूसरी तरफ ये है कि वहाँ के जो मुंतज़मीन हैं, वो ये कह रहे हैं कि वहाँ तो तलाशी इस तरह की हुई है, उस तकरीब की कि आपका तसव्वुर नहीं है। वहाँ तो सर के बालों से लेके पैरों के नाखूनों तक तलाशी हुई है कि कोई शख्स अंदर अपना मोबाइल फ़ोन लेके नहीं जा सकता। ठीक है? जिस तकरीब की बात सुहेल बड़ाइच साहब कर रहे हैं। और पॉलीथिन बैग में लोगों के फ़ोन जो हैं वो बंद कर के रिसेप्शन पे, एंट्रेंस पे और उनको वो टोकन दिए गए कि वापसी पे आप ये ले लेंगे। और वहाँ पे ऐलानात किए गए कि ये आप इसको ना रिकॉर्ड करेंगे, ना कवर करेंगे और ना ही जो है ना, ये बिल्कुल एक समझ लें कि जिस तरह घर के अंदर एक बात हो रही है, एक आपस की बात का जिसको आप एक तासुर दे सकते हैं, तो ये वो वाली तकरीब थी। अच्छा, अब इस सारी सूरत-ए-हाल से जब ये सब कुछ हो रहा था, तो मीडिया पर्सन तो वहाँ पे आटे में नमक के बराबर होंगे ना, जिनमें एक बड़ा नाम सुहेल बड़ाइच हो। बाकी चंद और होंगे, बाकी तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे आपके सारे। तो ये इसको सेंस करना और इस ऐलान को और इस फैसले को और इस पाबंदी को भांपना, जाँचना, अमल करना वो एक सहाफ़ी का ही काम है। एक आम आदमी का ये काम नहीं है। एक ठीक, आम ब्रसेल्स से ताल्लुक़ रखने ज़ाहिर-सी वाले, बात है। स्पेन से ताल्लुक़ रखने वाले, बार्सिलोना से ताल्लुक़ रखने वाले, नॉर्वे से आए हुए, डेनमार्क से आए हुए, बिल्कुल इटली से आए दुरुस्त। हुए, फ्रांस से आए हुए, आम एक कारोबारी पाकिस्तानी का ये काम नहीं है कि वो इस पाबंदी को और इसकी नोइयत को समझे। मगर एक सहाफ़ी और एक एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट और एक बहुत ही सीज़न्ड जर्नलिस्ट जो है ना, ये भाँपना, जाँचना और उसका फ़ैसला करना ये उनका काम है। ये बात मैं ये भी करूँगा बात। ये बिल्कुल 1001% ये उसी तरह की बात मैं कर रहा हूँ कि जैसे फ़ील्ड मार्शल ने कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब किया। और यहाँ ये भी इत्तलात हैं, मुंतज़मीन का ये कहना है, उस ब्रसेल्स तकरीब के मुंतज़मीन का ये और वहाँ पे मौजूद कुछ लोगों का ये कहना है कि बारहा ऐलानात के बाद फ़ील्ड मार्शल ने भी अपने खिताब के आगाज़ में ये बात कही कि ये हम एक एज़ अ फैमिली आपस हाँ में जी, हम ये बात कर रहे हैं। हम एक घर में बात कर रहे हैं। हम एज़ ए फैमिली बात कर रहे हैं, जो वर्ड आपने यूज़ किया, इसका एक तासुर ये है कि ज़ाहिर है कि वो सारे पाकिस्तानी कम्युनिटी है। उससे राइट। उनका सिपा-सलार बात का। तो ये जो है ना एक राह चलते खाम-खा की कन्फ्यूजन उस वक़्त क्रिएट करना और ये एक ना चीज़ों को डाइवर्ट करने वाला मामला दानिस्ता-नादानिस्ता हो गया थोड़ा-सा सरज़द, ठीक, ठीक है? मेरा बिल्कुल जितना भी एक दरीना ताल्लुक है कोई भी सुहेल वड़ाइच जो है इंसान है, गलती फ़रिश्ते कोई साफ़ती फ़रिश्ते नहीं है। ये लिखा गया है कि उनसे कोई 19-20 नहीं हो सकता। लेकिन इसको इश्यू जो है ना, वो बनाना गलत है। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हाँ, वो पंजाबी में कहते हैं ज़ाहिर-सी जिन्हों बात नाई है। उस तरह उधार नहीं देंदा ना, वो भी तज्ज़िया कर रहे होते। और वो बात उनसे मैं इत्तेफ़ाक करता हूँ। वो यूट्यूबर और वो इनके जो ब्रिगेड है ख़ास तौर पे ये जो 2-3 नाम जुल्फ़ी बुखारी का लिया और शहबाज़ गिल का और वो जो हमाज़ अज़हर का या इस तरह के कोई और लोग दूसरी पार्टीज़ के भी अगर हैं, तो वो उनका क्या ताल्लुक है सहाफ़त से? उनका क्या ताल्लुक है तहरीर से? अब यहाँ पे तहरीर की बात आ जाती है। तो तहरीर से उनका क्या ताल्लुक? वो कहते हैं कि वो फैज़ अमीन स्कूल से पढ़े हुए लोग। ये सच है, ये दुरुस्त है। वो उससे बाहर बैठे हुए हैं इस वक़्त। तो ख़ाम-ख़ा एक इश्यू क्रिएट करने वाली बात है। मेरी नज़र में इसको ये एमिकेबली हल मेरी किया नज़र जा में वो सकता पहले है। दिन वाली बात है। ठीक, पहले दिन वाली बात है। कोई भी बड़ा जर्नलिस्ट जो है वो स्टोरीज़ ब्रेक करता है, ख़बरें देता है। स्टोरीज़ उसमें बाउंस हो जाती उसमें हैं कई खबरें जो हैं वो ठीक आपकी है, सुपर हिट होती हैं और आप उसका क्रेडिट लेते हैं और वो आपके क्रेडिट पे रहती हैं और आप पब्लिक में निकलते हैं और लोग आपको आपकी स्टोरी से बुला रहे होते हैं कि जनाब तो सुहेल बड़ाई साहब कमाल आपका वो इंटरव्यू और कमाल आपकी स्टोरी। क्या खबर आपने दी थी सर वो तो एंड हो गया, कमाल हो गया। कई दफ़ा आपकी खबरें उनमें 19-20 हो जाती हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। लेकिन बाउंस सर अब क्लेम सादा-सा क्लेम है सादा-सा क्लेम है। सादा-सा क्लेम ये है कि
काबिल एहतराम DDISPR की जो टॉक है, उसका लुब-ए-लुबाब ये है कि ये टोटल ऑफ द रिकॉर्ड इवेंट था। चलें, पूरा इवेंट ही ऑफ द रिकॉर्ड था। चोरी सोहेल बड़ाच का क्लेम ये है कि हमें किसी ने ये नहीं कहा। अच्छा, ये मैं इस तरह की जी, बात करता हूँ, मैंने और आपने एक करैक्टर का इंटरव्यू किया, मैं अब नाम उसका नहीं लेना चाहता। हमने ऑनलाइन लेके इंटरव्यू किया, जब इंटरव्यू किया तो वो समा टीवी की भागदौड़, वो बेकरी वाले क्रीम रोल बनाने वाले के हाथ में थी। वो जैसे ही ऑनर हुआ तो चूँकि बड़ी अरसे के बाद उस बंदे का इंटरव्यू आ रहा था, तो वो इंटरव्यू तो जो जो है ना वो आसमान पार रहा था रेटिंग। तो जब उन साहब को पता चला, वो मौसूफ को, तो वो क्रीम रोल बनाते-बनाते घर से निकले हैं, उन्हें आते कि उन उसने वो फौरी तौर पे डिलीट करवा दिया। उन्होंने कहा, "आपको नहीं पता कि उस पर पाबंदी है पाकिस्तान में, कोई एंकर, कोई चैनल उसका इंटरव्यू नहीं कर सकता।" तो मैंने उनसे कहा कि मुझे तो इस पाबंदी का पता ही नहीं है। मुझे तो किसी ने नहीं बताया। मैंने और बुशरा ने तो इसलिए इंटरव्यू किया है, इंसाफ का, और मैं कायम हूँ अपने इंटरव्यू पे। उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं, उसको हम।" मैंने कहा, "ये हो नहीं सकता। मुझे तो किसी ने नहीं मना किया कि उसका इंटरव्यू नहीं चलाना आपने, आज तक। तो आपको किसने कह दिया?" उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं, फिर ऐसे करते हैं।" जब मैंने रेज़िस्ट किया, जब मैं खड़ा हो गया अपने उस इंटरव्यू पे, तो उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं, फिर इसको हम दोबारा खुद से देखेंगे, उसमें कोई ऐसी बात ना हो बिलो द बेल्ट।" मैं कहा, "दोबारा देख लें।" अच्छा, दोबारा देखा, तो उसमें कोई बिलो द बेल्ट बात थी ही नहीं। उनको फिर चलाना पड़ा समा पे, ठीक है? समा डिजिटल पे। तो कहने का मकसद है कि मेबी अ, वो चोरी सुहेल बड़ाई के कान वो बात ना पड़ी हो कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है। हो जाता है अक्सर ऐसा। ये आपने रिपोर्ट नहीं करनी, ये टोटल तकरीब ऑफ द रिकॉर्ड है। ये सिपा सलार की स्पीच जो है, उसके बाहर नहीं तमाम जानी चाहिए मंदरजात ऑफ द रिकॉर्ड है। मेबी कहीं वो इसको मिस कर गए हों, और उन्होंने लिख इस दिया चीज़ को, एज़ पर और रूटीन उन्होंने लिख दिया। उनका काम नहीं उसके है। साथ उन्होंने अच्छा इस पे ये कहना, वो सुहेल बड़ाई डट गया, वो हट गया, वो खड़ा हो गया। ये एक तमाशा है, हुँ, जिससे हमें निकलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त और हर चीज़ का सॉल्यूशन है हुँ, और जिस तरह आपने कहा कि गलतियाँ हो जाती हैं, इस चीज़ को एमिकेबली और हिकमत अमली के साथ भी हल किया जा सकता है क्योंकि इन द एंड पाकिस्तान की इमेज का सवाल है। हुँ। सर बात करते हैं मिस सलीमा खान की। उनके बेटे शाहरेज़ को तो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन दूसरे बेटे शहरयार के हवाले से कुछ अफ़वाहें थीं। लेकिन आज ये कंफ़र्म हो गया कि शेरशाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। प्लीज़ बताएँ? हाँ, शेरशाह को जो है ना वो पेश कर दिया पुलिस ने अदालत में, और उनका भी मेरा ख़्याल है ग़ालिबन 30 रोज़ के रिमांड की, जिस्मानी रिमांड की सज़ा की यस। थी, लेकिन 5 रोज़ का शायद मिला है। अच्छा, वो नहीं, इश्यू जो है ना अलीमा खान के बेटों का, एक बड़ा खौफ़नाक इश्यू सामने आ रहा है। बताएँ? ये तो एक था ना 9 मई के केसेस में गिरफ्तारी हुई, कि इन्वॉल्वमेंट पहले शारेज़ गिरफ्तार हुआ, और 2 साल वो मुल्क से बाहर भी जाता रहा, आता रहा। अलबत्ता अलीमा खान के घर से उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर शेरशाह जो है, वो आता है कोर्ट, और वापस जाते हुए अपने वालिद के साथ रास्ते में शेरशाह को गिरफ्तार कर लिया। कहानी जो है ना बड़ी अजीब तरफ जा रही है। अब एक जो है, मेरी इत्तला के मुताबिक मुबैना तौर पर मुल्क की 2 एजेंसीज़ की तहकीक के मुताबिक साइबर क्राइम का बहुत बड़ा केस इन दोनों भाइयों पे बनने जा रहा है, और अभी तक उसकी एफआईआर जो दर्ज हुई है या होने वाली है किसी भी वक़्त, वो ये है कि अलीमा खान के घर से दोनों, शेरशाह और शारेज़, अपने घर से एक नेटवर्क चला रहे थे। कैसा नेटवर्क? नेटवर्क जो है, ये सोशल मीडिया का नेटवर्क था, डिजिटल नेटवर्क चला रहे थे, और इसमें सबसे जो खौफ़नाक बात सामने आ रही है ज़राए के मुताबिक, वो ये है कि इंडियन वेबसाइट्स को बूस्ट किया जा रहा था, इस नेटवर्क से। और कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिनसे पाकिस्तान और आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उनमें कुछ अकाउंट्स के नाम भी सामने आना शुरू हो गए। उन अकाउंट्स में एक अकाउंट का टाइटल है पाकिस्तान वली, एक समथिंग नेमस, और एक बिलाल अलई। ये नामों के कुछ अकाउंट्स हैं जो ये दोनों भाई ऑपरेट कर रहे थे, और उन अकाउंट से बहुत सारा ऐसा मवाद मिला है जो पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, जिसमें कैंपेन की प्रोपेगेंडा जा रही थी, प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, और उसमें ये है कि
बड़ा अजीब ये सूरत-ए-हाल बनती चली जा रही है कि ये अलीमा खान के घर से हो रहा था। वो दोनों भाई कर रहे थे, घर अलीमा खान का। तो एक घर जो है, वो पूरा घर ही इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान की सरज़मीन के खिलाफ और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, और ये रिपोर्ट जो है, ये जो तहकीक है अब तक की, ये आईबी की है और एनसीसीआईए की। यानी इस बेस पर जी, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जी। गया है। इन इन दोनों एजेंसीज़ ने ये डिस्कवर किया है और ये उनकी तफ्तीश है, ये अब तक की तहकीक है और इस बुनियाद पर जो है, ये एक बहुत बड़ा संगीन केस जो है, वो दोनों पे बन जाएगा। 9 मई वाली जो सूरत-ए-हाल है, 9 मई में जो है वो शारेज़ की और शेरशाह की कोर कमांडर हाउस जो है मौजूदगी वो भी बताई जाती है और एक भाई जो है मुबैना तौर पर उस पे कत्ल की दफ़ा भी लग रही है। वहाँ पे फायरिंग भी हुई, जो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि इन दोनों में से शारेज़ ने या शेरशाह ने फायरिंग की है और उस स्पॉट के ऊपर 2 अफ़राद जो हैं, वो जाँ बहक हो गए उस फायरिंग से, हलाक हुए थे। ये स्पॉट है जिनाह हाउस वाला, कोर ठीक कमांडर है, हाउस वाला। ठीक तो है। ये इस तरह की एक खौफ़नाक संगीन सूरत-ए-हाल है। केसेज़ में अब इन्वॉल्वमेंट है एग्ज़ैक्टली। और गिरफ्तारियाँ और हो चुकी हैं। 9 मई से बढ़कर जो केस है, अगर वो वहाँ पे 302 लग जाती है, तो वो बड़ा खौफ़नाक हो जाएगा, इनके लिए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर जो है दूसरा जो केस है एक जो सोशल मीडिया नेटवर्क वो अपने घर से चला रहे थे, यानी अलीमा खान के, इमरान खान की बहन के घर से उनके भांजे जो हैं, वो एक ऐसा नेटवर्क चला रहे थे जहाँ से इंडियन जो कुछ साइट्स हैं डिजिटल साइट्स हैं, जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, उनको बूस्ट भी किया जा रहा था और कुछ जो चैनल्स हैं और कुछ जो आईडीज़ हैं, उससे बहुत ही खौफ़नाक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था पाकिस्तान और अफ़वाज पाकिस्तान के। पाकिस्तान की साख को खराब करने के लिए, बिल्कुल ठीक। सर पाकिस्तानी सिंगर्स के हवाले से बताइए, आजकल बहुत सी बातें हो रही है, गर्दिश कर रही है पूरे सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तानी सिंगर्स जब परफ़ॉर्म करने लगते हैं, तो वो साउंड माइंडेड नहीं लगते। परफ़ॉर्मेंस मुतासिर होती है, जिससे ऑडियंस जो है वो खुशी महसूस नहीं करती। पूरा शो जो है वो खराब हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? नशा करके करते हैं, तो नशे की आप बात कर रही हैं। अब मसला ये है कि ये अभी एक वो ज़िशान रोकड़ी का कट्टा खुला हुआ है, उसकी वीडियो वायरल हो रही है कि वो सांगला में ज़िशान रोकड़ी को किसी ने बुक किया है, उस शख्स का इंटरव्यू है जिसने बुक किया है और आसिफ रोकड़ी इनका कोई मैनेजर है उसके ज़रिए बुक किया है और जब वो वहाँ पे सांगला ज़िशान रोकड़ी पहुँचा है और गाड़ी जहाँ रुकी है, तो वो पहले ही लेट बहुत हो चुका था रात 11 बजे और जब उसे उतारा गया तो वो नशे की हालत में था बहुत ज़्यादा और वो लड़खड़ा रहा था और उसको बमुश्किल कुर्सी पे वहाँ बिठाया जाता है और वो एक ही सॉन्ग परफ़ॉर्म करता है, ओखे पैंडे लम्मिया रवां, ओ ओखे पैंडे पड़ जाते हैं उसको, इतने ओखे पैंडे कि अगला गाना ही नहीं गा सकता और वहाँ से उसको उठाया जाता है और वहाँ से वो निकलता है और अब वो जो जिन्होंने इतने पैसे दिए हुए हैं और इतने अरसे से वो इंतज़ार कर रहे थे एक आर्टिस्ट का और वो शादी का कोई फंक्शन था, वो बेड़ा गर्क हो गया। अब वो मारने को दौड़े हैं, तो इनका ऑर्केस्ट्रा म्यूज़िशियन जो हैं, वो अपनी तबले, ढोलकियाँ वो छोड़ के भाग गए सारे वहाँ। तो अब उन्होंने वहाँ पे कोई इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई मुतलका इदारों को भी दरख़्वास्त दी है। अब जो है ना, ये देखें, ये वाक़या जो हैं ये इसी तरह की चीज़ें हैं, जैसे ये आपके सारे यूट्यूबर, टिकटॉकर जिनको एक आम जो है ना लोग जो हैं वो फ़ॉलो करते हैं, बच्चे फ़ॉलो करते हैं और बाद में उनके करतूत ये निकलते हैं कि कोई जुआरिया है और कोई जो है ना रेपिस्ट है और कोई जो है मज़हब जो है उसके ख़िलाफ़ साज़िशों में इन्वॉल्व है और ये सारे किरदार जो हैं, इस तरह के माशरे के मनफ़ी किरदार हैं, जिनको बढ़ा-चढ़ा कर जो है ना सोशल मीडिया के ज़रिए एक हीरो पेंट किया जा रहा था और आहिस्ता-आहिस्ता वो एक्सपोज़ होना शुरू हो गए हैं। अब ये जो है ना ख़ास तौर पे सिंगर्स में नशे का रुझान, ये बड़ा खौफ़नाक है। सर और लोग कौन-कौन है? नहीं, वो कौन-कौन से मुराद है, वो नाम तो बड़े हैं, बल्कि अब तो थोड़ा-सा हमें इस तरह की बात कर लेनी चाहिए कि टाइम बचाने के लिए इतनी लंबी लिस्ट मैं कहाँ से लेके आऊँगा? वो एक संजय दत्त की फ़िल्म थी ना संजू, तो वो उसको रिहैब लेके गए। रिहैब जहाँ से इलाज के बाद नशा इंसान छोड़ देता है बताया जाता है। तो वो एक तमाम दुनिया की ड्रग्स की एक लिस्ट बनी होती है, तो वो उसको देते हैं
किरदार को जो सनी दत्त का किरदार कर रहा है, रणबीर कपूर को, तो उसको कहते हैं कि डॉक्टर कहता है कि आपने कौन-कौन सा इसमें नशा किया? वो ठीक कर दे ताकि हम उसके मुताबिक आपका ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो जो है तकरीबन तमाम ड्रग्स पे टिक कर देता है। तो दुनिया की कोई ड्रग थी ही नहीं जो संजय दत्त ने ज़िंदगी में नहीं की, ये हकीकत है। अब ये है कि मुझसे आप ये पूछिए कि कौन-कौन नहीं करता नशा सिंगर, तो वो गिने-चुने 3-4 नाम हैं, वो लेके मैं जान छुड़ा ला कि बाकी सारे करते हैं। चलिए वो बता अच्छा, दें। उसमें ये होता है कि ज़्यादातर ज़्यादती उन लोगों के साथ हो जाती है, जो बेचारे इनको लाखों नहीं अब ये करोड़ों में पैसे लेना शुरू हो गए। जो प्रोमोटर्स हैं या जो मीडिएटर्स होते सिंगर्स हैं। की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। प्रमोटर को छोड़ देना, प्रमोटर बेचारा क्या क्या बेचता है? प्रमोटर ने तो बेचारे ने वो अपनी कमीशन लेनी है, वो कमीशन एजेंट होता है, प्रमोटर की क्या औकात होती है? मैं बात सिंगर की कर रहा हूँ, ठीक है? जिसको इतने पैसे देके ये लोग पाकिस्तान से बाहर बुलाते हैं और ऐन इवेंट के वक़्त वो नशा कर के इतना नशे में हो चुका होता है कि वो ना जाके स्टेज पे परफ़ॉर्म कर पाता है और ना उसकी कोई हालत होती है। फिर इनकी वीडियोज़ आना शुरू हो जाती है नशे की हालत में। और मैं आपको एक हमारे दोस्त हैं लंदन में शुएब आलम, उन्होंने बहुत बड़ा शो किया वहाँ पे। तो वहाँ पे एक सिंगर जो है ना, जब उसकी एंट्री आई, उसकी बारी आई परफ़ॉर्म करने की, तो उसकी हालत ये थी कि वो स्टेज पे आके उसको पकड़ा हुआ था दोनों तरफ से, ठीक है? और कहाँ जाके वो वेम्बले एरीना का जो है वो स्टेज इतना बड़ा जहाँ पे आपने जाके अपने मुल्क का एक नाम करना होता है और उसको आपने जो है ना, एक प्रमोट करना होता है और अपनी सकाफ़त को ज़ाहिर-सी और बात है। कल्चर को और बिल्कुल। चाँद सितारे को और सब्ज़ हिलाली परचम को रिप्रेज़ेंट करना होता है आपने, वहाँ जाके आप ये कर देते हैं। अच्छा, इस तरह के कितने वाक़यात मैं आपको अपना वाक़या बता देता हूँ, चलो। आप चौधरी एतज़ाज़ अहसन का नाम सुना होगा आपने, एतज़ाज़ अहसन साहब, अब वो हमारे हमारे लिए आपके बड़े। साथ ऐसा कोई वाक़या हुआ पहले? जी, मैं आपको वही अर्ज़ कर अगर आप इजाज़त दें 1 सेकंड के लिए। अभी मैं ये भी बताता हूँ कि कितने डेली टीवी के ऊपर एंकर्स और जो तज्ज़ियाकार हैं, वो नशे में बैठे होते हैं। वो अल्कोहल, शराब के या किसी न किसी नशे के बाद वो शो कर रहे होते हैं। क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है, बीमारी है, हमारे कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं, वो कैमरा फेस नहीं कर सकते जब तक वो नशा ना कर लें। वो एक कैमरा फ़ोबिया उनको और वो कर ही नहीं सकते कैमरे का सामना। इसी तरह हमारे एंकर्स हैं कुछ, हमारे कुछ उनके पैनल में लोग शामिल हैं, जिनके बज़ाहिर आगे कप के अंदर चाय का कप पड़ा होगा, मग्गा पड़ा होगा, लेकिन उसके अंदर शराब होती है। यही वजह है कि वो अजीबो-गरीब ऊट-पटांग नैरेटिव और तज्ज़िये और शोर-ओ-गुल करके वो चले जाते हैं, ठीक है? अच्छा, मैं जो है ना एतज़ाज़ अहसन साहब, मैं जंग अखबार में नौकरी करता हूँ। अब आपको छोटी-सी कहानी सुना देता हूँ सिंगरों। तो मुझे मीर शकील उर रहमान साहब की कॉल। उन्होंने कहा कि एतज़ाज़ साहब कॉल करेंगे आपको, तो उनका कोई काम है तो वो आप। तो अब एतज़ाज़ साहब की कॉल आ गई। अच्छा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एतज़ाज़ अहसन साहब की। उन्होंने बताया कि इस तरह उनका फार्म हाउस है, ग़ालिबन बेतिया साइड पे था, या इधर इस साइड पे था, ये जो है ना ग्रीन एकड़ एक फार्म हाउस इसका एरिया, या ग़ालिबन। तो उन्होंने कहा जी कि वो इस तरह हमारा एक इवेंट है, बाहर से कोई गेस्ट आ रहे हैं और उनकी बेटी की कोई एंगेजमेंट, और हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे प्राइवेट ना एक इवेंट। हम इस तरह, और सबसे पहले तो आप इनवाइट हैं, आपने आना है। और मैं कहा जी मैं हाज़िर हो जाऊँगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि कोई जो है ना एक सिंगर जो है, और एक सिंगर का उन्होंने नाम लिया जो गज़ल भी गा लेते हैं, क्लासिकल भी गा लेते हैं, तो आप जो है ना उनको ज़रा कह दें कि वो आ जाएँगे। मैंने कहा ठीक है। अच्छा जी, मैंने उनको कह दिया उस दिन। अब मेरे ज़हन में ये भी है कि मैंने वहाँ जाना भी है, मैं इनवाइट भी हूँ। मैं जनाब चला गया एतज़ाज़ हसन साहब के फार्म हाउस। अच्छा, अब ये हुआ कि खाना-शाना बड़ा अच्छा माहौल, बाहर से कुछ गोरे भी आए हुए थे और इस तरह की तकरीब थी, और मिसेज़ बुशरा एतज़ाज़ जो हैं वो भाभी सबको रिसीव कर रही थी बड़े अच्छे तरीके से, बड़ा अच्छा इवेंट। अब इतने में ना वो एतज़ाज़ साहब कहते हैं मुझे कि यार वो उनको बुला लें आप, ताकि वो करें अपना शुरू। तो वो फार्म हाउस में ना रूम भी थी, तो उनको एक रूम दे दिया तैयारी के लिए। तो अब हम लोग जो है ना वो उनको लेने के लिए जा रहे हैं, उस सिंगर साहब को, कि आके वो हमें को गाना-शाना सुनाएँ, एंटरटेन करें, जिसके लिए उन्हें बुलाया गया है, हुँ। पे करके, पैसे दे के। तो जब हम गए तो वो रूम में नहीं है, तो कहाँ चले गए? तो फ़ोन कर रहे हैं तो उनका फ़ोन रूम में ही पड़ा है, वो मिल नहीं रहे। अब इतने में बाहर देखा, बाहर भी नहीं है। उस रूम के वॉशरूम
को नोक किया, तो बड़ी मुश्किल से जो है ना वो वॉशरूम खोला है, तो सिंगर साहब जो है नशे में वॉशरूम में गिरे हुए हैं। अब वो परफ़ॉर्मेंस से पहले आधा घंटा पहले। साहब जो हैं टाइमिंग का मुझे अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मेरा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो जो है ना पता नहीं कब से आधा घंटा, घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटे, वो भाई साहब कहीं ना अपनी वो शराब पी के, तो वो गिरे हुए हैं वहाँ। अब उधर जो है वो एहतसास साहब के पास, अब उनको बड़ी मुश्किल से हमने उठाया और कुछ ड्रेस चेंज, ये तो मैं वाक़या वो आँखों देखा बता रहा हूँ, आप बीती, ठीक है? फिर क्या तो हुआ? फिर उनको बड़ी मुश्किल से, बामुश्किल, लेकिन उठाया आपने? ज़ाहिर है कि वो जब उनको स्टेज तक पहुँचाया गया और वो बड़ी मुश्किल से, पीछे एक बंदा भी बैठा हुआ है और वो गा रहे हैं, तो वो सुनने वाले जो होते हैं वो उनको पता चल जाता है, लेकिन वो गुज़ारा ख़ैर उसने कर लिया, लेकिन ज़लालत की इंतहा, ज़लालत की इंतहा। तो ये जो है ना इस तरह के वाक़यात। अच्छा, ये भी ज़्यादा उन लोगों में है कि जिनमें एक ये यूट्यूबर्स की तरह वो पैसे ज़्यादा आ गए, औकात से ज़्यादा। और मैं आज ये भी बात करूँगा कि एफबीआर जो है ना ये पता नहीं किन लोगों से टैक्स वसूलियाँ करती हैं। मुझे आज तक नहीं समझ आया कि इन लोगों के रिकॉर्ड जो हैं, वो क्यों इतने मुबहम रहते हैं। ठीक है, ये कितना टैक्स जमा कराते हैं, ये कितनी अर्निंग करते हैं अंडर द टेबल, ये पॉइंट। कितने पैसे ले रहे होते हैं और इनकी इनकम क्या है, ये फिक्स मैच होता है। इस पे ना एक पूरा शो हम करेंगे। ये फिक्स चलते हैं, ये मैनेज करके चलते हैं चीज़ें। पाकिस्तानी अदरवाइज़ अपनी इनकम के जो एक वाजिबुल अदा टैक्स है, ये मेरा ख़्याल है उसका 5% भी अदा नहीं करते। पाकिस्तानी एंकर्स का नाम भी लिया आपने। हाँ, उसमें ये है, नाम से मुराद ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं कोई ट्रेंड है ये अ, वो या आदतें ये हैं? बीमारी है, ये जी। बीमारी भी है। ये जो कैमरे के सामने इस हालत में बैठते हैं उनके, बाकी तो सबका ज़ाती फ़ेल है। मैं तो उन लोगों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जिनको देख के लोग अपनी राय बनाते हैं, जिनको देखकर लोग अपना एक नैरेटिव बनाते हैं, एक अपनी डायरेक्शन सोचते हैं और एक आगाही लेते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ हमें क्या कि सारी जो मर्ज़ी करते रहें। तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि वो जो है ना कैमरा फेस नहीं कर सकते और वो गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो वो जो है ना उसके लिए इस्तेमाल करते हैं नशे का। तो बहुत से ऐसे तज्ज़ियाकार हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि या तो सारे स्टूडियोज़ के बाहर जो है ना एक पुराने तर्ज का एक पुलिस वाला खड़ा कर देना, तो मुँह सूँघे जिस तरह पहले-पहले गाड़ियाँ रोक के इशारों पे वो चेक किया करते थे। अब तो वो ट्रेंड नहीं है, इजाज़त नहीं है। तो अलबत्ता ये सिंगर्स वाली जो कहानी है ना, ये फिर इनकी इतना-इतना नाम होने के बाद अजीबो-गरीब तरह की इस हालत में वीडियोज़ आ जाती हैं। और ये बड़ी एक बाइस शर्म बात है और ये बड़ी एक ना तकलीफ़-दह बात है इनके फैन्स के लिए और फ़नून लतीफ़ा के लिए, पाकिस्तान के म्यूज़िक के लिए, पाकिस्तान के म्यूज़िक इंडस्ट्री के इमेज के लिए। ये बड़ी एक तकलीफ़-दह और बाइस शर्म बात है। और अगर ये वाक़यात नहीं रुकते तो फिर एक-एक करके सबको हम एक्सपोज़ भी करना शुरू कर दें। ठीक। सर बात कर लेते हैं जापान में जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, वर्ल्ड एक्सपो चल रहा है, उसमें वज़ीर आला पंजाब की क्या खिदमात हैं या क्या नहीं, उनकी वो तो ज़ाहिर है कि ताबड़तोड़ दौरा चल रहा है मरियम नवाज़ साहिबा का और बड़ा ज़बरदस्त उज़्मा बुहारी भी छाई हुई हैं और मज़े की बात है कि उज़्मा बुहारी की जो ड्रेसिंग है वो बड़ी इस वक़्त डिस्कस हो रही है मीडिया में। ट्रांसफ़ॉर्मेशन? कमाल उन्होंने वहाँ पे जाके पूरी जापानी गुड़िया बनी हुई हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, और उनकी ड्रेसिंग की बड़ी तारीफ़ हो रही है। और वज़ीरा मरियम नवाज़ जो है उन्होंने वर्ल्ड एक्सपो 2025 का दौरा किया उन्होंने। एक्सपो एसोसिएशन के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अकीनोकी मानाटसो ने पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया है और नुमाइश से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी है उनको। वज़ीरा मरियम नवाज़ शरीफ ने ओसाका एक्सपो 2025 के लिए बेहतर ज़िंदगी के लिए मुस्तकबिल के मुआशरे की तश्कील का उन्वान मुंतखब करने को सराहा है। एक्सपो 2025 में इंसानी जान बचाने, अवाम को बेहतर सहूलियात की फ़राहमी और खिदमात जो हैं, उनमें बेहतरी से मुतल्लिक साज़ो-सामान और तरीकों को नुमायाँ वहाँ पे किया गया है। ज़बरदस्त। मरियम नवाज़ शरीफ का पाकिस्तान पवेलियन का भी दौरा, पवेलियन आमद पर वज़ीर-ए-आला पंजाब का वालहाना इस्तकबाल किया गया, वहाँ पे जो हमारा पवेलियन है।
एक्सपो में वज़ीरा मरियम नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान पवेलियन आने वाले पाकिस्तानी और गैर मुल्की सियाहों से भी गुफ्तगू की है। पंजाब के शहरों को फ्यूचर सिटी के तसव्वुर पर तामीर व तरक्की देंगे, ये कहना है वज़ीर-ए-आला पंजाब का। आलमी नुमाइश में दुनिया भर से नामवर माहिरीन मुस्तकबिल में अवाम और मुआशरों को पेश आने वाले मसाइल और उनके हल की तजावीज़ पेश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने माहौल दोस्त खुराक व ज़राअत का स्टॉल भी देखा। एक्सपो 2025 में 150 जापानी और गैर मुल्की कंपनियों ने अपने स्टॉल्स कायम किए हैं। और उसके अलावा उन्होंने ग्रैंड रिंग जो है एक स्टॉल था उसका दौरा किया। ये दुनिया की सबसे बड़ी लकड़ी से तामीर होने वाली इमारत है। 20 मीटर ऊंची दुनिया की मुनफरद इमारत 61,000 मुरब्बा मीटर पर फैली हुई है। नुमाइश में तारीक रात में कोसो कज़ा के उनवान से वाटर एंड लाइट शो भी सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। ज़बरदस्त। इस तरह की जो है एक्टिविटी जो है वो वहाँ पे चल रही है और वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्हें पाकिस्तान में लॉन्च करना चाहते हैं वापस ज़बरदस्त, आके। ज़बरदस्त और वी जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, व्हाई नॉट? ये कोलैबोरेशन जापान और पाकिस्तान का भी हो और ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक नया स्टेप होगा इन फ्यूचर। सर, एफआईए और साइबर क्राइम ने जो कॉल अप नोटिस दिया है मिस मारिया बी को, उन्होंने कोई एलजीबीटीक्यू पार्टी का इंकशाफ किया था या उनके हवाले से कोई बात की थी, वो क्या था? बताइए। मारिया बी जो है ना उनको बुलाया है एफआईए साइबर क्राइम ने 26 तारीख को तलब किया है और उनके खिलाफ दरखास्त दी है। एक ख्वाजा सराह है, नईम बट उर्फ सीमा बट। सीमा बट जो हैं उन्होंने दरखास्त दे दी है और ये एलजीबीटीक्यू पार्टी का थोड़ा वावेला हुआ था। ये 14 अगस्त या 15 अगस्त की बात है नसीराबाद थाना के इलाके में और नसीराबाद में एफआईआर भी दर्ज हो गई। अच्छा वो एफआईआर हुई मारिया बी के निशानदेही पे। अच्छा उन्होंने कहा जी मेरे पास तो वीडियोज़ भी हैं। मारिया बी ने जो अपने एक वीडियो पैगाम दिए और उनकी जो गुफ्तगू आई या ट्वीट्स आए, उन्होंने कहा मेरे पास सबूत हैं और ये बेरार रवी है और ये जो है इस तरह मुआशरे में इसको उजागर किया जा रहा है, इस बेरार रवी को और नई नस्ल को तबाह करने की एक साजिश है, तो लिहाज़ा ये हुकूमत किधर चलेगी और फलाँ किधर चलेगी और कित्थे चले गए तुसीं सारे? उन्होंने एफआईआर दे दी, पर्चा दे दिया। जिस पर डीआईजी ऑपरेशन का भी एक आध मैं इंटरव्यू देख रहा था तो वो भी इस बात की जिसको कहते हैं कि तायद कर रहे थे कि ये इस तरह का मामला हुआ है, इत्तला मिली है, पर्चा हो गया। बाद में ये भी इत्तला मिली कि कुछ दिन के बाद वो एफआईआर खारिज हो गई, ये ठीक भी है। इत्तला मिली। अब बहरहाल इसमें क्या मामला है वो तो मारिया भी जब पेश होंगी, अलबत्ता ये है कि मीडिया पर ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के खिलाफ गुफ्तगू मारूफ ड्रेस डिज़ाइनर मारिया बी के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में इंक्वायरी शुरू हो गई है। मारिया बी के खिलाफ नईम बट और सीमा बट ने एनसीसीआईए में दरख्वास्त दी है। मारिया बी ने सोशल मीडिया पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। ये दरख्वास्त गुजार ने मौका लिखा बताया है, ठीक है। मारिया बी के प्रोपेगेंडा की वजह से ट्रांसजेंडर की दिल आजारी हुई। ये कहा है उन्होंने। एनसीसीआईए ने मारिया बी को 26 अगस्त को तलब कर लिया। अच्छा थोड़ा-सा ना मेरा ख्याल है इसको ना मिक्स किया जा रहा है। ये को मामला कुछ और है। लेकिन अब डिपेंड करता है अब जो है वो साइबर क्राइम ने बुला लिया उनको, तो वो राइट। 26 अगस्त को अगर पेश होती हैं तो अपना मौक़िफ़ देंगी जाके। और फिर ये पता चलेगा। ट्रांसजेंडर्स के साथ ना उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये डिफरेंट वाक़यात हैं। ये डिफरेंट वाक़यात ठीक है। और वहाँ का जो माहौल और वहाँ की जो फुटेजेज़ और वहाँ की जो मालूमात है वो कुछ और है। अलबत्ता वो तो मारिया अभी बताएँगी। ये तो जब वो वहाँ पर पेश होंगी उसके बाद उनका क्या एक रिस्पॉन्स आता है वो हम शेयर कर सकेंगे नाज़रीन के साथ। लेकिन इसके लिए वी हैव टू स्टे ट्यून्ड टू आरएनएन पॉडकास्ट एंड थैंक यू सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन टिल देन बाय बाय।